गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। इसमें हम देखेंगे कि वर्ब का एटिमोलॉजी क्या है। ओके, कि ट्रांजिटिव वर्ड जो ये बना है ये कैसे बना है और इसकी क्या मीनिंग है, ट्रांजिटिव को ट्रांजिटिव क्यों कहते हैं। ओके, तभी हमें ट्रांजिटिव वर्ब या इनट्रांजिटिव वर्ब समझ में आएंगे। उसके बाद इसे हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ओके, हम सही प्रोनंसिएशन भी देखेंगे, जो मेरे क्लास का एक प्राइमरी फैसेट है, प्रोनंसिएशन। विदाउट गुड प्रोनंसिएशन हम नहीं बढ़ते हैं, ये आपको पता है। तो इन चीज़ों पर आज बात होगी। आइए हम बात करते हैं ट्रांजिटिव के बनने की प्रक्रिया, तब समझेंगे वाई अ ट्रांजिटिव वर्ब इज़ कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। लेट्स मूव ऑन। वी हैव द वर्ड ट्रांजिटिव। ओके, ट्रांजिटिव, इसका प्रोनंसिएशन है, एक बार ज लगाकर बोलेंगे और एक बार स लगाकर बोलेंगे। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रान, ट्रान, एन, आन, ए, आ, ये प्रोनंसिएशन है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और ज साउंड लगा है, ज साउंड लगा है। ओके, अब ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव, चार प्रोनंसिएशन हो गए इस वर्ड के, ध्यान रखिएगा। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव, these are the four kinds of its pronunciation। अब इसकी एटिमोलॉजी देखें। एटिमोलॉजी मीन्स होती है हिस्ट्री। किसी भी वर्ड की हिस्ट्री क्या है, किसी भी वर्ड का डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है, कैसे बना हुआ वर्ड, इसको सीखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ड बनता है ट्रांस प्लस आयर से, इसीलिए हमारे पास वर्ड बनता है ट्रांसायर। ओके, वर्ड क्या है हमारे पास? ट्रांसायर। ध्यान रखें आप। और ये वर्ड एक वर्ब है और ये आता है लैटिन लैंग्वेज से। ओके, अब इसकी मीनिंग समझेंगे, जहाँ पर कि ट्रांस की मीनिंग है बियॉन्ड। ओके, या इसकी दूसरी मीनिंग है अक्रॉस। ओके, और हमारे पास IRE, आयर, ये सफिक्स लगा है। इसकी मीनिंग है टू गो। मीन्स, सीधी सी बात समझ में आई हमें कि कोई एक स्थिति होगी, एक सिचुएशन होगा, एक एक्टिविटी होगी, इस एक्टिविटी से कोई चीज़ बियॉन्ड जाएगी, अक्रॉस जाएगी, यानी कि इस जगह से
बियॉन्ड जाएगी। बियॉन्ड मतलब बाद, बियॉन्ड मतलब परे, किसी चीज़ के परे। टू गो बियॉन्ड, यही तो है ट्रांजिटिव। ओके, अब हम समझते हैं कि ट्रांजिटिव की मीनिंग क्या है। ओके, ट्रांजिटिव वर्ड नाउन भी है और ट्रांजिटिव वर्ड एडजेक्टिव भी है। अगर हम इसे नाउन के तौर पर देखते हैं तो ये ट्रांजिटिव वर्ब का सेंस देता है, और अगर इसे एडजेक्टिव के तौर पर देखते हैं तो इसकी एक और मीनिंग आएगी, नाउन एडजेक्टिव। अगर हम नाउन की बात करें तो इसमें मीनिंग होगी कि इसे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। यानी ट्रांजिटिव वर्ब अगर हम बात करें तो ट्रांजिटिव वर्ब को एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये वाली मीनिंग नाउन के कॉन्टेक्स्ट में है। लेकिन अगर हम एडजेक्टिव के तौर पर ट्रांजिटिव की मीनिंग देखें तो इसकी मीनिंग होनी चाहिए, मतलब है रिलेटिंग टू, या कहें कैरेक्टराइज्ड बाय। जगह कम है इस जगह, इसलिए मैं सिर्फ एक ही बात लिख रहा हूँ, रिलेटिंग टू ट्रांजिशन। अंडरस्टूड। और अब यही वर्ड काम करेगा, ट्रांजिशन वर्ड। यही वर्ड पूरा पूरा कॉन्सेप्ट हमें समझा देगा ट्रांजिटिव वर्ब का। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। अब आइए वर्ब में हम लोग चलते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, अब गौर करें। सबसे पहली बात, अगर ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन लिखें तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, a transitive verb needs a direct ऑब्जेक्ट, कि एक ट्रांजिटिव वर्ब को एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। अब इसकी क्या मीनिंग है? मैं कहता हूँ कि यहीं पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है ना अभी, अ ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये एक सेंटेंस लिखा मैंने, मैं इसी बात को सेंटेंस में लिखता हूँ कि मैंने एक वाक्य लिखा। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। आई रोट अ सेंटेंस। अंडरस्टूड। इसमें आप गौर करें, रोट वर्ड एक वर्ब है, डन। और इस वर्ब के बाद हमने एक बात लिखी है, अ सेंटेंस। तो ये रोट मतलब लिखना, मीन्स लिखा। पास्ट में है तो इसकी मीनिंग लिखा होगा, लेकिन राइट की मीनिंग है लिखना। इसे देखिए, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ लगा हुआ है। अभी एकदम बेसिक सीखेंगे, यही है बेसिक। जो बात कहनी चाहिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ अभी उतनी ही कहूँगा, इसके बाद धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब की समझ कितनी पुख्ता हो गई है आपकी। बस बने रहिए। आई रोट अ सेंटेंस। रोट को देखें आप कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, अ सेंटेंस। अगर किसी वर्ब को एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा होता है तो उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यही है ट्रांजिटिव वर्ब। बात करेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। इस सेशन में थोड़ा वक्त देना होगा आपको। अब आइए आगे बढ़ते हैं।
और मैं यहाँ कहूँ कि इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इसे भी समझा जाए। इनट्रांजिटिव वर्ब, अब गौर करें कि वर्ड हमारे पास लिखा हुआ है इनट्रांजिटिव, मीन्स इन प्लस ट्रांजिटिव, अंडरस्टूड, जहाँ पर इन की मीनिंग है नॉट, और ट्रांजिटिव तो आपने देखा, रिलेटिंग टू ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मीन्स बदलाव। जब आप ट्रांजिटिव ही समझ रहे हैं तो ट्रांजिशन तो समझ ही रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रक्रिया ट्रांजिशन है, या एक स्थिति से या एक एक्टिविटी से किसी दूसरी एक्टिविटी में बदल जाना, एक स्थिति से किसी दूसरी स्थिति में बदल जाना, इस प्रोसेस को ट्रांजिशन कहते हैं। ओके, तो इन की मीनिंग हुई नॉट। नॉट मीन्स नॉट, क्रॉस, यानी कि इन ट्रांजिटिव वर्ब में हमें ट्रांजिशन नहीं दिखेगा, मतलब कि इन ट्रांजिटिव वर्ब को एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में हमने देखा कि यहाँ से हमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा था और हमने इसकी नेगेटिव में बात की है, इसके उल्टे बात की है हमने, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, ही स्माइल्ड, चलिए स्माइल बहुत अच्छा वर्ब है, मुस्कुराहट, तो स्माइल मीन्स मुस्कुराना। ही स्माइल्ड, स्माइल्ड वर्ड ये एक वर्ब है। ओके, लेकिन क्या इसके बाद कोई एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या? कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा है, कुछ नहीं है, मीन्स नॉट की स्थिति है, नॉट, ये जो हम देख रहे हैं, इसीलिए हम इसे कहेंगे इन ट्रांजिटिव वर्ब। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, इसे कोई भी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी स्माइल्ड के बाद कुछ भी लिखा हुआ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये स्माइल्ड वर्ड इस सेंटेंस में इन ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। अब बढ़ते हैं कि ट्रांजिटिव की क्या मीनिंग है इन कॉन्टेक्स्ट टू वर्ब, इन ट्रांजिटिव की क्या मीनिंग है वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में। आसान सा एग्जांपल लूँगा, और वर्ड हमारे पास एक ही है, मान लें प्ले वर्ड है हमारे पास। आप देखें कि प्ले वर्ड ही कैसे ट्रांजिटिव वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इन ट्रांजिटिव वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। यह संभव है कि एक ही वर्ब ट्रांजिटिव की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है, इन ट्रांजिटिव की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। मेन बात क्या है, अगर ट्रांजिटिव की तरह इस्तेमाल करना है तो उसे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी उसके बाद हम एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और अगर उसी वर्ब को हम इन ट्रांजिटिव के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी मीनिंग है कि उसके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, विल्सन प्लेज फुटबॉल, आसान सा एग्जाम्पल है, और मैं यहाँ लिखता हूँ विल्सन has been playing all afternoon. Wilson has been playing all afternoon. एक सेकंड रुकेंगे, मुझे ज़रा एक काम आ गया। वेल, आप गौर करें कि इस पहले सेंटेंस में प्लेज वर्ब है, डन, और प्लेस को हमने एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाया है, विल्सन प्लेज फुटबॉल, और मैं यहाँ कह रहा हूँ विल्सन हैज़ बीन प्लेइंग ऑल आफ्टरनून। ज़रा सा थमेंगे आप, सारी बातें समझ में आएंगी।
अब कहेंगे आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए हम वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड करना हो सेंटेंस में कि है या नहीं है और क्या है, तो आपको वर्ब से क्वेश्चन करने पड़ते हैं। वो क्वेश्चन दो होते हैं, या तो व्हाट या तो whom। आप इस प्लेज वर्ड से क्वेश्चन पूछिए फर्स्ट सेंटेंस में, विल्सन प्लेज व्हाट, तो व्हाट का जवाब हमें मिलता है फुटबॉल। फुटबॉल इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हाट। इट मीन्स व्हाट या whom का जब आपको जवाब मिल जाए तो आप समझें जो वर्ड जवाब के तौर पर मिला वही वर्ड ऑब्जेक्ट होता है। कैसा ऑब्जेक्ट होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। सो इट इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। ओके, और नीचे वाले सेंटेंस में आप क्वेश्चन पूछें, विल्सन हैज़ बीन प्लेइंग ऑल आफ्टरनून। विल्सन सारे दोपहर तक खेलता रहा है, मतलब दोपहर में खेलता ही रहा है। क्या इसमें कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है? व्हाट क्या खेल रहा है, whom किसको खेल रहा है। तो यहाँ पर व्हाट और whom दोनों का ही आंसर एब्सेंट है। मीन्स जब आंसर एब्सेंट है तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। सो प्लेइंग को यहाँ कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इस प्लेस को एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कहने की मीनिंग कि एक ही वर्ड देखिए अपने आइडिया को ट्रांजिट कर रहा है। ट्रांजिट करना मतलब टू गो बियॉन्ड, टू गो अक्रॉस, यही मीनिंग थी ना ट्रांजिटिव की, जो कि वर्ड ट्रांजायर से बना था, लैटिन वर्ड से। आइए फर्स्ट में चलते हैं और समझते हैं। यही वर्ड था ना ट्रांजायर, जहाँ ट्रांस की मीनिंग है बियॉन्ड या अक्रॉस, आयर की मीनिंग टू गो, लैटिन वर्ड से बना था, राइट, लैटिन। कहने की मीनिंग कि अपने आइडिया को अपने से परे ले जाए जो वर्ब, वही वर्ब ट्रांजिटिव। तो गौर कर लें, अपने आइडिया को ये प्लेस वर्ड ले जा रहा है टू गो बियॉन्ड, टू गो अक्रॉस, अपने से दूर ले जा रहा है अपने आइडिया को। और कहाँ तक जा रहा है इसका आइडिया? फुटबॉल तक। दैट्स व्हाई फुटबॉल यहाँ पर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अभी बात करेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को और क्या कहेंगे। बट इन द सेकेंड सेंटेंस, विल्सन हैज़ बीन प्लेइंग ऑल आफ्टरनून, क्या यहाँ प्लेइंग वर्ड अपने आइडिया को कहीं दूर ले जा रहा है क्या? कहीं ट्रांजिट कर पा रहा है क्या? नहीं कर पा रहा है। क्या इस आइडिया को रिसीव करने वाला कोई है क्या? नहीं। बट इन द फर्स्ट सेंटेंस ये खेलने जैसे आइडिया को रिसीव करने वाला वर्ड फुटबॉल है, रिसीवर के तौर पर, और हम अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक एक नाम लिखते हैं कोई, लाइक इमली। देखिए, यानी ट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब इसलिए कहते हैं कि ये अपने आइडिया को किसी दूसरे शब्दों की तरफ, किसी दूसरे वर्ड की तरफ ट्रांजिट करता है। ट्रांस की मीनिंग ही होती है कन्वर्ट, ट्रांस की मीनिंग होती है कन्वर्ट, या ट्रांस की मीनिंग होती है ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना। ट्रांस की मीनिंग कैरी यहाँ पर। तो वर्ब अपने इफ़ेक्ट को कैरी करता है और किसी दूसरे वर्ड तक जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हिट विलियम, उसने विलियम को हिट किया। अब बताएं कि हिटिंग का इफ़ेक्ट किसने रिसीव किया? हिटिंग जैसा इफ़ेक्ट किसकी तरफ कैरी हुआ? तो विलियम की तरफ। यानी हिट वर्ड अपनी मीनिंग को, हिट वर्ब अपने इफ़ेक्ट को कैरी करता है किसी दूसरे वर्ड की तरफ। ये है ट्रांजिटिव की समझ। तो जो वर्ब अपनी मीनिंग को, अपने इफ़ेक्ट को
कैरी करे और किसी दूसरे वर्ड तक पहुंचाए, यानी कि रिसीवर तक पहुंचाए, कोई ना कोई उस इफ़ेक्ट को रिसीव करेगा, तो रिसीव करने वाले को रिसीवर कहेंगे। जब कोई रिसीवर किसी एक्शन वर्ड, किसी वर्ब के इफ़ेक्ट को रिसीव करेगा, तो वो वर्ब इस कंडीशन में ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा और वही रिसीवर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये है समझ ट्रांजिटिव वर्ब की। इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, क्योंकि ट्रांस की मीनिंग है ले जाना, कन्वर्ट करना। तो ट्रांजिटिव वर्ब अपने आइडिया को कैरी करता है और पहुंचाता है किसी दूसरे वर्ड तक। बट इनट्रांजिटिव में ये बात नहीं होती है। इनट्रांजिटिव, अब गौर करें, मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ही रैन, वह दौड़ा। अब आप बताएं, क्या रैन जैसा वर्ड अपने आइडिया को कहीं कैरी कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। वह दौड़ा, वॉट, क्या दौड़ा? वॉट का भी जवाब नहीं मिल रहा। होम, किसको दौड़ा? इसका भी जवाब नहीं मिल रहा, यानी कि दोनों का ही आंसर एब्सेंट है। तो ना तो हमें व्हाट का जवाब मिल रहा, ना तो होम का, ना इसका आइडिया कैरी हो रहा है आगे। तो इसमें इनट्रांजिटिविटी का सेंस है, ट्रांजिटिविटी का सेंस नहीं है। अपने आइडिया को कहीं दूर तक, कहीं दूसरे वर्ड तक ले जाने की समझ नहीं है, तो इसलिए इसमें इनट्रांजिटिविटी का सेंस है, इसलिए इसको हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। लेकिन रैन वर्ड को ही, यानी कि रन को ही आप ट्रांजिटिव की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही रन्स, वह दौड़ता है। बट मैं यहाँ कहूँ, ही रन्स अ बिजनेस। आ गया ना डिफरेंस? ही रन्स, वह दौड़ता है। क्या दौड़ता है? व्हाट, कुछ नहीं। होम, किसको दौड़ता है? कुछ नहीं। यानी कि इसका आइडिया आगे की तरफ ट्रांजिट नहीं कर रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। इसका आइडिया, इसका इफ़ेक्ट कैरी आउट नहीं हो रहा है आगे की तरफ, यानी इसमें इनट्रांजिटिविटी का सेंस है, इसलिए ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। रन वर्ड ही है, लेकिन ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। बट ही रन्स अ बिजनेस, ही रन्स अ बिजनेस, तो इसमें आइडिया आगे कैरी हो रहा है। ही रन्स व्हाट, आप क्वेश्चन करें तो व्हाट का जवाब हमें मिलता है क्या? अ बिजनेस। व्हाट का जवाब हमें अ बिजनेस मिलता है, यानी इसमें आइडिया आगे की तरफ कैरी हो रहा है। रन्स अपने इफ़ेक्ट को, अपनी मीनिंग को किसी दूसरे वर्ड तक पहुंचा रहा है। इसके इफ़ेक्ट को कोई ना कोई रिसीव करने वाला है, और वो रिसीवर कौन है? अ बिजनेस। इसलिए ये क्या है? यहाँ एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अंडरस्टूड? बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें हम समझते चलेंगे। आइए थोड़ा एटिमोलॉजी की तरफ बढ़ जाएं कि ट्रांजिटिव वर्ड कैसे बना, फिर आगे और बात करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ड, ट्रांजिटिव वर्ड लेट लैटिन में देखने को मिलता है। लैटिन एक भाषा है। लेट लैटिन मतलब कि जब भाषा आगे बढ़ गई होगी समय के दरमियान, तो इस भाषा के बाद वाले खंड में, बाद वाले समय में जो फॉर्म दिखता है ट्रांजिटिव का, वो है ट्रांजिटिवस। ट्रांजिटिवस, ओके। और ये ट्रांजिटिवस वर्ड बना है लैटिन से, ओके। लैटिन मतलब कि लेट लैटिन से पहले की भाषा। लैटिन पहले की स्थिति है, उसके बाद की भाषा, लेट मतलब बाद, तो लेट लैटिन। अंडरस्टूड? ये बना है ट्रांजिटस से, ट्रांजिटस। और ट्रांजिटस ये वर्ड ट्रांजायर से बना है। अंडरस्टूड? ट्रांजायर से बना है, ट्रांजिटस। ट्रांजायर का ये पास्ट पार्टिसिपल है। ट्रांजिटिवस, सॉरी ट्रांजिटस
ये पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म है, V3 है ट्रांजायर का, इसका, और इसकी मीनिंग होती है, ट्रांजिटिवस कहें या ट्रांजिटस कहें या ट्रांजायर कहें, इसकी मीनिंग है ढोना, कैरी करना, ले जाना, टू गो बियॉन्ड, टू गो अक्रॉस। समझिए आगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही या आई गेव हिम अ बुक। सेंटेंस आसान है लेकिन अभी समझ बहुत अच्छी आएगी इसमें। आई गेव हिम अ बुक। अब एक ही वर्ड है, एक ही वर्ब है गेव, लेकिन इसमें दो ऑब्जेक्ट लगे हैं। तो क्या एक वर्ब को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों लग सकते हैं? तो हाँ, लग सकते हैं। इस सेंटेंस में सारी बातें समझेंगे। आई गेव, आप क्वेश्चन करें व्हाट। आई गेव व्हाट, आपने क्या दिया या मैंने क्या दिया। तो आई गेव अ बुक, तो व्हाट का जवाब है अ बुक। व्हाट का जो भी जवाब आता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, ध्यान रखिए। और ध्यान रहे कि व्हाट का जवाब हमेशा नॉन लिविंग आएगा, नॉन लिविंग। अ बुक यहाँ पर नॉन लिविंग है, बुक नॉन लिविंग है। और आप क्वेश्चन करें आई गेव, मैंने दिया, हुम, किसको, ये किताब मैंने किसे दी है। तो हुम का जवाब आ रहा है हमारे पास हिम, और हिम एक लिविंग थिंग है, यानी कि लिविंग बॉडी है कोई, हिम इंसान है, लिविंग है। तो हुम का जवाब लिविंग थिंग आता है और व्हाट का जवाब नॉन लिविंग थिंग आता है। हुम का जवाब जो आए वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, कैसा ऑब्जेक्ट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट का जवाब जो आए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हुम का जवाब जो आए वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तब जब दोनों ही ऑब्जेक्ट्स एक ही सेंटेंस में यूज्ड हों तब निश्चित तौर पर व्हाट का जवाब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा और हुम का जवाब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा। अब गौर करें, आप गौर करेंगे कि जब कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लिखा हो सेंटेंस में तब हमेशा पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। यही स्ट्रक्चर है, यानी कह सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। अगर हम इसे प्रेपोजिशन लगा कर लिखें तो स्थिति क्या होगी, गौर करें। आई गेव अ बुक, आई गेव अ बुक टू हिम, ये कहना होगा। तो आई गेव व्हाट, अब व्हाट का जहाँ भी जवाब है आप एरो को वहाँ ले जाएं, तो यहाँ है जवाब इसका लिखा हुआ, आई गेव व्हाट अ बुक। व्हाट का जवाब क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एंड आई गेव हुम, किताब मैंने किसे दी है, तो टू हिम। अब हिम यहाँ है और वो हुम का जवाब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ करता है। अब यहाँ गौर करें कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया। ये कब संभव हुआ? तब जब हमने एक प्रेपोजिशन यूज़ किया है। यानी जब भी आप प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे तो प्रेपोजिशन के बाद आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखिए। क्योंकि इस सेंटेंस को हम नेक्स्ट में देखते हैं, बात करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट का जवाब आपने देखा हमेशा क्या आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हुम का जवाब आपने क्या देखा, हमेशा क्या आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन मैं आपको भी दिखाता हूँ कि हुम का जवाब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत ही अच्छा सेंटेंस, बेसिक सा सेंटेंस, आई लव यू। यस, आई लव यू। मैं आपको मानता हूँ, सच में मानता हूँ, इसलिए तो इतनी मेहनत करता हूँ, बताता हूँ। आई लव, लव इज़ अ वर्ब, एंड यहाँ क्वेश्चन पूछिए आप, होम, आई लव होम, मैं किसे मानता हूँ, तो मैं तुम्हें मानता हूँ। होम का जवाब यू है, गौर करें आप। और यहाँ कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, एक ही ऑब्जेक्ट है। जब सेंटेंस में
एक ही ऑब्जेक्ट हो तो वो निश्चित तौर पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तभी आ सकता है जब कोई दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया हो। आई लव यू, और ये यू एक पर्सन है, तो ये होम का जवाब ही हो सकता है, क्योंकि होम से जवाब हमें पर्सन का मिलता है, व्हाट से जवाब हमें नॉन लिविंग का मिलता है या थिंग का मिलता है, ऐसा कहें। तो देखा आपने, होम का जवाब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। कब हो सकता है? तब हो सकता है जब एक ही ऑब्जेक्ट यूज्ड हो सेंटेंस में, तभी संभव है। अंडरस्टूड? और व्हाट का जवाब भी हमें नॉन लिविंग मिलेगा, और वो नॉन लिविंग भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब गौर करें। फॉर एग्जाम्पल, आई कट अ लॉग। सपोज मैंने एक लकड़ी का कुंदा काटा। आई कट वॉट, कट एक वर्ब है, तो वॉट का जवाब यहाँ पर अ लॉग है। आई कट वॉट, अ लॉग। लेकिन यहाँ एक ही ऑब्जेक्ट है, ये बात अलग कि वो एक ही ऑब्जेक्ट होम का जवाब है या वॉट का जवाब है, होम का जवाब है या वॉट का जवाब है, लेकिन ऑब्जेक्ट एक ही हो, ऑब्जेक्ट एक ही हो। तो एक ही ऑब्जेक्ट जब होगा तो वो निश्चित तौर पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यानी हमें बात समझ में आ गई कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या तो वॉट से भी मिलता है या तो होम से भी मिलता है। तब मिलता है जब सिर्फ़ और सिर्फ वही ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस में यूज़ हो, यानी एक ही ऑब्जेक्ट हो। यानी सेंटेंस में जब एक ही ऑब्जेक्ट नंबर के तौर पर इस्तेमाल हो, संख्या में एक ही ऑब्जेक्ट यूज्ड है, तो आप निश्चित तौर पर समझ जाएं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हाँ, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जवाब हो सकता है वॉट का भी, होम का भी। अंडरस्टूड? लेकिन जब दो दो यूज़ होंगे, जब दो दो ऑब्जेक्ट्स आएंगे, तभी निश्चित तौर पर ये संभव है कि एक डायरेक्ट होगा, दूसरा इनडायरेक्ट होगा। अंडरस्टूड? अब मैं कुछ और सोचता हूँ आपके लिए यहाँ पर जस्ट। आइए अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इनट्रांजिटिव वर्ब को हम प्रेपोजिशन लगाते हैं। आप गौर करें, आप समझने की कोशिश करें कि मैं क्या कह रहा हूँ। वर्ब है हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब। अंडरस्टूड? और सपोज़ हमने एक वर्ब ले लिया स्माइल। चलिए पास्ट करते हैं, स्माइल्ड। ही स्माइल्ड, स्माइल्ड एक वर्ब है, और यहाँ अगर मैं फुल स्टॉप करूँ तो इसका आइडिया कहीं भी ट्रांजिट नहीं कर रहा है। यानी कि ट्रांजिट नहीं कर रहा है तो इनट्रांजिटिव, ट्रांजिट करता तो ट्रांजिटिव, यानी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ट्रांजिटिव मीन्स सकर्मक क्रिया, यानी कि कर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। इनट्रांजिटिव मीन्स अकर्मक क्रिया, अ मीन्स नॉट, कर्म मीन्स कर्म, तो इसमें कर्म नहीं आएगा, यानी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। स्माइल्ड में यहाँ फ़िलहाल कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इनट्रांजिटिव का एक्शन, ध्यान रखें आप, सब्जेक्ट की तरफ लौटता है। अब यहाँ से एक न्यू कॉन्सेप्ट समझेंगे। इनट्रांजिटिव वर्ब का इफ़ेक्ट सब्जेक्ट पर ही पड़ता है जाकर। वह मुस्कुराया, कौन? तो आइडिया इधर नहीं जा रहा है, बल्कि आइडिया सब्जेक्ट की तरफ लौट रहा है। तो इनट्रांजिटिविटी इसी को कहते हैं कि आइडिया आगे न जाकर सब्जेक्ट पर ही लौट आए। अंडरस्टूड? लेकिन अगर आप यहाँ कुछ ऐसा कहना चाहते हैं, आई स्माइल्ड या ही स्माइल्ड, ही स्माइल्ड, फुल स्टॉप हटाएं, एट हर, तो गौर करें इस एट की ज़रूरत, इस प्रेपोजिशन की ज़रूरत आखिर क्यों लगी? वर्ब कैसा है? इनट्रांजिटिव। तो ही स्माइल्ड हर नहीं कह सकते डायरेक्टली, ही स्माइल्ड हर नहीं कह सकते डायरेक्टली, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है ही नहीं, और जब ट्रांजिटिव नहीं है तो इसको डायरेक्टली हम एक ऑब्जेक्ट लगा ही नहीं सकते। तो बस यहीं पर ज़रूरत पड़ गई एक प्रेपोजिशन की। जब आप किसी वर्ब को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते तो आप समझ जाएं कि इस ऑब्जेक्ट को आपको एक प्रेपोजिशन लगाना होगा, यानी इस
ऑब्जेक्ट को आपको प्रीपोजिशन के बाद लिखना होगा। यानी अब ये हर ऑब्जेक्ट हो गया प्रीपोजिशन का, और इसी को हम कहते हैं प्रीपोजिशन, इसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। कि किसका ऑब्जेक्ट है? तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान रहे, इंट्रांजिटिव वर्ब में आपको प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट मिलता है, प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट दिखता है लगा हुआ, उस वर्ब को डायरेक्टली लगा हुआ ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। क्योंकि अगर वर्ब को लगा हुआ डायरेक्टली अगर ऑब्जेक्ट दिखेगा तब तो वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें ट्रांजिटिव वर्ब के केस में मिलता है, तब तो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। तो इंट्रांजिटिव वर्ब को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, और अगर हमें ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत भी है तो हम उसे किसी प्रीपोजिशन के बाद लगाएंगे, यानी वो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। आइए, ये एक बात कहलाई ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट टू वर्ब, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, ही कॉल्ड माया, उसने माया को आवाज़ लगाई या उसने माया को फ़ोन किया। ही कॉल्ड माया, उसने माया को आवाज़ लगाया। कॉल्ड का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है माया पर। कॉलिंग जैसे एक्शन के इफ़ेक्ट को रिसीव करने वाला कौन है? माया है। माया रिसीवर है। यहाँ रिसीवर को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन आप गौर करें, यहाँ कोई भी प्रीपोजिशन बीच में नहीं है, यानी ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट डायरेक्टली लगा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस वर्ब को लगा है, इसलिए हम इसे कहेंगे ऑब्जेक्ट टू वर्ब। आइए हम इसके आइडिया को कंक्लूड कर लेते हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव दोनों के ही आइडिया को, कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब जिसे कि अपना एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सपोज, पहली बात। दूसरी बात ऐसे कह सकते हैं कि अ ट्रांजिटिव वर्ब हैज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये तो बोलते ही हैं, यानी अब उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम रिसीवर कहेंगे एडवांस्ड फैशन में। तो अ ट्रांजिटिव वर्ब हैज़ अ रिसीवर। मैं कहता हूँ कि जब कोई रिसीवर ही नहीं होगा, कोई जब रिसीव करने वाला ही नहीं होगा, तो वर्ब के इफ़ेक्ट को कौन आखिर झेलेगा? वर्ब के इफ़ेक्ट को आखिर कौन बर्दाश्त करेगा? सीधी सी बात है। तो रिसीवर मीन्स द थिंग और द पर्सन दैट रिसीव्स द एक्शन, द इफ़ेक्ट ऑफ द वर्ब। रिसीवर उसे कहते हैं जो वर्ब के इफ़ेक्ट को रिसीव करे, प्राप्त करे। और यही है हमारा ऑब्जेक्ट और ये है हमारा वर्ब, लेकिन कैसा? ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि ये अपने आइडिया को ट्रांजिट कर पा रहा है, भेज पा रहा है दूर तक, कैरी कर पा रहा है दूर तक। इसी को हम कह रहे हैं टू गो बियॉन्ड, अपनी सीमा से आगे जाना। ये है ट्रांजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट। और इसे क्या है अपने पास? एक रिसीवर है। रिसीवर को ही हम यहाँ क्या कह रहे हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। समझ रहे हैं आप? अंडरस्टूड। आइए बढ़ते हैं, इनट्रांजिटिव की समझ लेते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब, इन मीन्स नॉट, समझ चुके हैं। यानी कि इनट्रांजिटिव में वर्ब को अपने आइडिया को ट्रांजिट करने की समझ नहीं होगी। यानी इनट्रांजिटिव में वर्ब को अपना एक ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अंडरस्टूड। यानी यहाँ पर आइडिया टू गो बियॉन्ड वाली बात नहीं होगी, टू गो बियॉन्ड वाली बात नहीं होगी।
और जब ये नहीं हो पाएगा, आइडिया आगे ट्रांजिट नहीं कर पाएगा, आगे नहीं जा पाएगा, आइडिया इफ़ेक्ट आगे कैरी नहीं हो पाएगा, यानी यहाँ कहें कि जब हमारे पास वर्ब को कोई भी रिसीवर नहीं होगा, क्या नहीं होगा, रिसीवर नहीं होगा, तो इस तरह के वर्ब को हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो यहाँ हम फाइनली कह सकते हैं क्या, एन इनट्रांजिटिव वर्ब हैज़ नॉट अ रिसीवर। अगर रिसीवर नहीं है तो इसकी मीनिंग है कि वो वर्ब इनट्रांजिटिव है। ये पूरी समझ है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब की। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आगे आपको किस चीज़ पर, किस थीम पर वीडियो चाहिए, प्लीज़ पोस्ट योर सजेशन। I'll try my hardest to be on your demand. Thank you so much to be on Englisha.